हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। लुसेंट फ्रीज का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो मेरा आ चुका है। लुसेंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीपीएससी का पीटी हो या बिहार एसएससी का पीटी हो या और भी कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें जो लुसेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और पिछले 4 वीडियो में पूरा एंशिएंट ख़त्म हो चुका है, मेडिवल ख़त्म हो चुका है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि लुसेंट का जो मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर हो जाए। बाकी जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में पूरी तरह मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। और कोशिश रहेगी कि 67 पीटी होने से पहले ये आपका लुसेंट का फ्रीज ख़त्म हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा नोट्स बनाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो जाता है। क्योंकि जब तक लिखेंगे तो वीडियो बनाएंगे कैसे, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार हमको दिन भर में 100+ से ज़्यादा मैसेज आता है अक्सर, लुसेंट का वीडियो कब आएगा, लुसेंट का वीडियो कब आएगा। थोड़ा ये ध्यान रखिए कि इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि एग्ज़ाम के पहले ये पूरा फ्रीज मेरा ख़त्म हो जाए, ताकि आप इस मेरा वीडियो को 5 बार 6 बार जो है ना रिवाइज कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले 1-2 बातें और आपसे शेयर करना है। पहला तो ये कि आज AAO का एग्ज़ाम बिहार में बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, जिसमें गया के सेंटर पे ये एक वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें कि पेपर वहाँ बहुत लेट से मिला। तो इस तरह की घटनाएं जो होती है, कहीं ना कहीं आयोग की जो काम करने का जो तरीका है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक कमी है, तो आयोग को जल्द से जल्द इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ताकि जो अपकमिंग जो बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है वो काफ़ी साफ़ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ताकि विद्यार्थियों के मन में आयोग के प्रति वो विश्वास बना रहे। और दूसरा बात कि जिस तरह से अभी 67 में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने की बात बीपीएससी के द्वारा की जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में काफ़ी एक जो है ना निराशा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो आयोग को इन बातों पर भी जो है ना काम करना चाहिए। स्टूडेंट का जो मांग है उनको कॉन्फिडेंट करके एक जो है ना सही निर्णय आयोग की तरफ से आना चाहिए। हालांकि हम लोग ईमेल और भी चीज़ें आयोग में करके उन पर प्रेफर बनाने का काम किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग को पढ़ाई भी करना है, क्योंकि आयोग की तरफ से प्रेफर बनाने का काम हम लोग की तरफ से वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब आपका ये भी काम है कि पढ़ाई भी आपको साथ ही साथ जारी रखना चाहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम इन द केस अगर हो भी जाए 1-2 महीने के बाद, या उसका अगर डेट आगे पीछे कुछ भी हो, तो हमको उतना प्रिपेयर होना चाहिए कि एग्ज़ाम मेरा आराम से अच्छा जाए और हम पीटी कम से कम क्वालिफाई करें, तब हम मेंस में बैठने के लायक हो पाएँ। उसके बाद एक सूचना है और आपके साथ शेयर करनी है। अभी आपको पता है कि बीपीएससी 67 का जो है ना एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बाद 68 आएगा, फिर 69 आएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे और इस यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे कई सारे मेंबर हैं जो कि 68 और 69 पे फोकस किए हुए हैं। तो जिनका 68 और 69 को जिनको तैयारी करना है, उनके लिए आज से हम मंजिल बीपीएससी 1.0 एक बैच शुरू किए हैं। हम ये टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू चलेगा, जिसमें कि कंप्लीट पीटी और मेंस की तैयारी आपको मेरे ही गाइडेंस के अंदर मैं कराऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि 1 साल, मतलब 1 साल का मेरा प्लानिंग है, 1 साल आप लोग के पीछे दिया जाए, जिसमें कि पीटी मेंस अच्छे से कवर किया जाए, ताकि आपका अच्छे से रिजल्ट हो सके। तो जिनका भी 68 और 69 की तैयारी करना चाहते हैं, गर्ल्स या बॉय जो भी हैं, वो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करेंगे। आपको उस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा और उस ग्रुप में जो है ना आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा। उसमें टारगेट में आपको जीएस भी पढ़ना है, उसमें करंट अफेयर्स का पीटी और मेंस पढ़ना है डेली, फिर डीआई भी सॉल्व करना है। तो मतलब कि कोशिश ये रहेगी कि आपको इस तरह से तैयारी कराया जाए, एक ऐसा रोड मैप दिया जाए ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ें कर पाएँ। तो जिनको भी ऐड होना है कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमको मैसेज करेंगे, आपको वहाँ उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ये बहुत ही बेहतर मेरी तरफ से एक प्रयास है कि ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। और जिनका 67 जो एग्ज़ाम पीटी दे रहे हैं, वो हमारे जो प्रोग्राम है 30 दिन का, उसको फॉलो करें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो बायलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का हम यूज किए हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो
कम टाइम में मैक्सिमम हम चीज़ें पढ़ सकें, इसलिए हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। आपको जो भी फैक्ट इसमें है उसको हम रीडिंग करते चलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना, जहाँ अंडरलाइन हम करेंगे उन चीज़ों को ध्यान रखना है और वहाँ ध्यान दे के सुनते चलना है। और इसका PDF, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री है। पहला टॉपिक होता है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहला तो कंपनी पुर्तगाली आया और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था। और वास्को डी गामा को यहाँ आने में एक अब्दुल मजीद नाम का यात्री ने इसका सहायता किया था। पुर्तगाली अपना पहला राजधानी या प्रथम कोठी कोचीन में खोला, फिर कहाँ गोवा ले गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगाली का, ठीक ना। ये 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इन्होंने द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लाया था, एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। अगला है अल्फांसो डी अल्बुकर, ये सेकंड गवर्नर था। द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद का नीति इन्होंने लाया था। और इसने क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से गोवा कैप्चर कर लिया था। अगला जो गवर्नर का नाम है नीनो द कुन्हा, इन्होंने अपनी राजधानी जो है ना गोवा बनाया। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि फ्रांस का पावर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और अब जो है इस समय आगे और एक क्या होता है, बॉम्बे को दहेज में दे दिया इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने। और अंतिम में क्या हुआ, दीव और दमन को 1961 में भारत में क्या कर दिया गया था, हम लोग ने मिलाया था। चूँकि आपको पता है पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और गए सबसे बाद में थे। तो कहाँ ये लोग रह रहे थे, दीवन दब इनका कब्जा था। लेकिन 1961 में जो है ना हमने इनसे जो है ना ये इलाका ले लिया था। आगे चलिए, डच। उस पुर्तगाली के बाद डच आए। पहला जो फैक्ट्री डच का खुला वो मसूलीपट्टनम 1605 में खुला। सेकेंड आपको पुलिकत में खुला 1610 ईस्वी में। और डच का एक मामला बस वही कि बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में और अंग्रेज ये जीत लेता है और यहाँ इसका पावर पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगला अब बचा इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कहानी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र दिया कि आप जाइए ईस्ट में व्यापार कीजिए। उसके बाद जेम्स प्रथम वहाँ के जो राजा थे उन्होंने 2 राजदूत भेजा, एक कैप्टन हॉकिंस को, एक टॉमस रो को। दोनों किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में आए। अंग्रेज़ों ने पहला कोठी 1611 मसूलीपट्टनम में खोला, दूसरा सूरत में 1613 में खोला। फिर 1639 में मद्रास के किले का नाम था फोर्ट जेंट और इसको किसने बनाया था? फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाया था। फिर 1698 में कलकत्ता में कोठी खोला, इसका नाम था फोर्ट विलियम और चार्ल्स आयर प्रथम इस कोठी के अध्यक्ष थे। और कलकत्ता नगर को किसने बसाया? जॉर्ज चौरनॉक ने बसाया है। अगला है फ्रांस कंपनी। ये इसकी कंपनी का स्थापना 1664 में होती है। पहला कोठी जो है ना 1668 में फ्रैंको केरो ने कहाँ बनाया? सूरत में बनाया। अब देखिए, फ्रांस और अंग्रेज के बीच में काफ़ी सारा लड़ाई होता है, लेकिन इसमें सिंपल ध्यान रखना, 3 कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय काल देख लीजिए। ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू हुआ था और एक्सला सापेल की संधि से ख़त्म हुआ था। सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो है ना ये पांडिचेरी के संधि से ख़त्म हुआ था। और तीसरा जो युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध का क्या था? हिस्सा था। इसका मतलब कर्नाटक का जो 2 युद्ध है वो कहीं ना कहीं बाहरी मामले शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से प्रथम कर्नाटक और तीसरा कर्नाटक के बाहर के मामले से हुआ और दूसरा यहाँ का इंटरनल मामले के साथ शुरू हुआ था। और अंतिम 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज़ों का, किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। और इसमें फ्रांस की शक्ति पूरी तरह क्या हो जाती है? हार जाती है। अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर विजय का प्रयास करेगा। इसी क्रम में पहला जो है प्रयास इसका बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य है। आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल एम्पायर के जो शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो मुर्शिद कुली खां वहाँ का नवाब था। फिर बीच में 1-2 और बना, उसके बाद था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद बना कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में 2 घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ सकता है या पूछता भी है। पहला, 20 जून
1756 को एक ब्लैक होल की घटना हुई, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, और ये लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति और सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के धोखेबाजी करने से सिराजुद्दौला ये लड़ाई हार जाता है। इसका मतलब कि क्लाइव जो है ना प्लासी का युद्ध क्या हुआ, जीत लिया। उसके बाद जो है ना सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेज़ों ने। फिर उसके बाद मीर कासिम बना 1760 में। मीर कासिम ने अपना क्या किया था, राजधानी जो है ना मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था, मुंगेर लाया था। ये भी आपसे क्वेश्चन आज के AAO एग्ज़ाम में पूछ चुका है। उसके बाद देखिए अगला लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर का कहानी सिंपल यही है कि 1764 में लड़ाई होता है, और इसमें जो है ना दो गुट, एक तरफ इंग्लैंड है, दूसरा तरफ कौन कौन है, मीर कासिम बंगाल का नवाब है, सिराजुद्दौला अवध का नवाब है, और शाह आलम द्वितीय मुगल का मतलब कि मुगल शासक है, और इंग्लैंड का सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में भी जो है अंग्रेज़ों का क्या हुआ, विजय हुआ। अगला विजय अब अंग्रेज़ों का होगा मैसूर का विजय। मैसूर का शासक था पहले कौन, हैदर अली। कौन था, हैदर अली। हैदर अली क्या हुआ कि सेकेंड युद्ध में ये इसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद जो है ना आया कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का काम ध्यान रखिएगा, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई, और श्रीरंगपट्टनम में ही इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और फ्रांस में एक जोकोवियन क्लब था, जोकोवियन क्लब का ये क्या बना था, मेंबर बना था। जोकोवियन क्लब एक क्रांतिकारी संगठन था, और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेरे मैसूर कहा जाता है। आगे देखिए इसमें कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स है कि मैसूर के साथ अंग्रेज ने 4 युद्ध किया। पहला और दूसरा युद्ध में हैदर अली था, हालांकि दूसरे युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हुई थी। तो पहला जो युद्ध ख़त्म हुआ था वो मद्रास की संधि से ख़त्म हुआ था, ठीक ना। दूसरा युद्ध में जो है ना अंग्रेज की तरफ से कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे युद्ध और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान आया, ठीक ना। और टीपू सुल्तान तीसरे युद्ध में जो है अंग्रेज की तरफ से कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और चौथे युद्ध में था लॉर्ड वेलेस्ली। और इसी चौथे युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है ना विजय जो होगा सिख का होगा, सिख का। अब सिख के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग पढ़ लेते हैं। सिख के जो पहले गुरु का नाम था गुरु नानक, फर्स्ट गुरु थे, ठीक ना। ये बाबर हुमायूं के समकालीन थे। लंगर स्टार्ट इन्होंने किया था, और संगत मतलब धर्मशाला भी इन्होंने शुरू किया था, ठीक। करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई है। अगले थे सेकंड गुरु अंगद, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी परमानेंट कर दिया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया था गुरु अंगद ने। तीसरे गुरु अमरदास थे। चौथे रामदास गुरु थे, इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया है और वहीं पे जलाशय बनाया था, ठीक ना। पाँचवें गुरु जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु हैं उनका नाम है अर्जुन देव, पाँचवें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। इन्होंने उस आदि ग्रंथ में गुरु नानक, नामदेव, कबीर और रैदास के जो है ना वो बानी है। और इन्होंने हरमंदर साहब का मंदिर अमृतसर में बनाया उसी जलाशय में। और जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनको मरवा दिया था। अगला जो गुरु थे उनका नाम था गुरु हरगोविंद, छठे नंबर के थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था और उन्होंने एक सैन्य संगठन भी जो है ना सिख का बनाने का प्रयास किया। 7वें थे हर राय, 8वें थे हर किशन, 9th थे तेग बहादुर, और इनको न औरंगजेब ने मरवा दिया था दिल्ली में, ठीक ना। उसके बाद 10वें थे गुरु गोविंद, ये अंतिम थे। यहाँ के बाद गुरु पद खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्होंने सिख धर्म के लोगों के लिए जन 5 ककार रखने का दिया था कॉन्सेप्ट, और नाम के पीछे में सिंह जोड़ने का इन्होंने ही किया था शुरुआत। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको एक वजीर खां था मुग़ल का सेनापति ने इनके दोनों बेटे को मार दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था और इनकी भी हत्या 1708 में कर दी गई थी। अगले जो है ना गुरु तो नहीं, अगला बने कौन, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को जो है ना फर्गुसन ने मरवा दिया था। इसके बाद सिख क्या हो गया था, 12 दलों में बट गया था और इस दल को कहा गया मिसल। मिसल का मतलब था बराबरी, ठीक।
ठीक ना। और राजा रणजीत सिंह जो थे ये सुकरचकिया मिसल के थे। ये लाहौर के शासक बने थे, कौन? रणजीत सिंह। और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर ही महाराणा रंजीत सिंह ने बनाया था। अगला देखिए, रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है, कब, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो सक्सेसर या जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़ग सिंह। क्या नाम था? खड़ग सिंह। फिर बने दिलीप सिंह। कौन बने? और इसी दिलीप सिंह के समय जो है ना 2 युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और सिखों के बीच। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर या लाहौर की संधि से ख़त्म हुआ, और अंतिम युद्ध में कोई संधि नहीं हुआ। और इस तरह से जो है सिख का इलाका या पंजाब का इलाका भी जो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। इस प्रकार ये जो है ना मैसूर, बंगाल, इन सब क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? अपने में जीत लिया। मराठा आपको हम पहले वाले वीडियो में ही पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पे आइए, अगला जो है ना क्या है, अंग्रेज़ों को जीतने के बाद ऑब्वियस सी बात है अब वो हमारे देश का एक तरह से आर्थिक दोहन करेंगे। इसी क्रम में देखिए 3 फेज होता है। पहले फेज का नाम है मर्सेंटाइल फेज, मतलब कि इसको बोलते हैं वाणिज्यिक चरण बोलते हैं। ये 1757 से लेके 1813 तक चला। सेकेंड फेज था इंडस्ट्रियल फेज, इसको बोलते हैं औद्योगिक चरण। ये हुआ चला कब? 1813 से लेके 1858 तक चला। और थर्ड जो इनका जो हम कह सकते हैं इसको वित्तीय चरण कहते हैं या फाइनेंशियल चरण कहते हैं, फेज कहते हैं। ये चला 1858 से लेके आज़ादी तक। ये 3 चरणों में अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आर्थिक शोषण किया और यहाँ का सारा रिसोर्स, पैसा धीरे धीरे से किसी न किसी बहाने वो अपने देश में फ्लो कर लिया, अपने देश में लेकर चला गया। अब देखिए हमारे यहाँ जो धन का जो निकासी हो रहा था, ड्रेन ऑफ जो वेल्थ हो रहा था, धन का जो निकासी हो रहा था, इसमें जो है ना एक दादा भाई नेहरू का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिन्होंने इन मसले पर आवाज़ उठाया। उन्होंने एक बुक लिखा था, नाम था पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल इंडिया। ये बुक 1867 में लिखा गया था। और जो है ना R.C. दत्त थे एक और अर्थशास्त्री, उन्होंने एक किताब लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में। तो इन दोनों ने, एक और थे दिनसा वाचा, इन तीनों ने जो है ना इंडिया में किस तरह से धनों की निकासी हो रही है इस पर जो है ना इन्होंने जो है आपका आवाज़ उठाया था। ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है ना इंडिया में जो अंग्रेज़ों ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लागू किया था, इसमें एक था अस्थाई या परमानेंट। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्थर्न मद्रास में लागू था। लेकिन इसको प्लान या तैयार करने में मेन भूमिका जॉन शोर का था, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में तो डायरेक्ट किसानों से इन्होंने अनुबंध किया था। ये बॉम्बे, मद्रास में लागू था और मुनरो और रीड इसके मैन जो थे ना मतलब कर लागू करने वाला था। और एक था महलवाड़ी, जहाँ पूरे गांव को ही इकट्ठा जो है ना आपको लैंड जो है ना टैक्स जो है ना देना पड़ता था। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्यूटीफुल इंडिया में थोड़ा हमको डाउट है, ये 1867 में लिखा गया था कभी और। लेकिन ये बात सही है कि इन किताब को लिखा गया किसने? दादा भाई नेहरू ने इन बुक को लिखा है। उसके बाद चलिए इंडिया में जितना भी पीजेंट मूवमेंट होता है उसको हम देख लेते हैं। पहला नील विद्रोह, इंडिगो, ये बंगाल में हुआ, 1859 में हुआ। विष्णु और दिगंबर बिश्वास 2 इसके नेता थे। अगला पवना विद्रोह 1870 में होता है, बंगाल में ही होता है। ईश्वर राय, साबू पाल और मोल्ला नाम के लोग इसके नेता थे। एक दक्कन में विद्रोह होता है 1875 में, भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रामोसी किसान विद्रोह ने महाराष्ट्र में हुआ, 1879 में हुआ। वासुदेव बलवंत फकरे इनके नेता थे। एक बिजोलिया विद्रोह हुआ, राजस्थान में हुआ, 1913 में हुआ। सीताराम दास और विजय पाठक इसके नेता थे। चंपारण बिहार में हुआ, तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ हुआ, महात्मा गांधी इसके क्या थे? नेता थे। अगला खैरा में हुआ, 1918 में हुआ। गांधी जी और पटेल यहाँ गए हुए थे, यहाँ भी किसान का ही मुद्दा था। अगला मोपला विद्रोह 1921 में होता है, केरला में होता है। और यहाँ 2 नेता था, सैयद अली और फाजी, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। मोपला विद्रोह कहाँ? मालाबार तट, केरला में हुआ है। उसके बाद अगला है तेभागा मूवमेंट किसानों का, ये बंगाल में हुआ है, 1946 में हुआ है। और इसके कंपाराम नेता थे और नियमित अली भी इनके नेता थे। अगला विद्रोह है बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ, पटेल यहाँ के इसके नेता थे। तेलंगाना मूवमेंट होता है 1946 में, ये ध्यान रखिएगा। एक और है ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना जो है ना आपको 1936 में कौन किया था? सरन सरस्वती ने किया था।
अगला इंडिया में कुछ कुछ ट्राइबल्स मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। ट्राइबल्स मूवमेंट पहला आपका है चुआर, ये बंगाल में हुआ था 1766 से लेकर 72 तक। इसके नेता का नाम था राजा जगन्नाथ। चेरो हुआ था पलामू झारखंड में, भूपन सिंह इसके नेता थे, समय काल ध्यान रख लीजिएगा। रामोसी जो है विद्रोह हुआ 1822 में, चित्तूर सिंह नेता थे, प्रताप सिंह नेता थे। ओहम के नेता थे गोमाधर कुंवर, ये 1828 से लेके 33 तक चला, असम में हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ, तीरथ सिंह के नेता थे। कोल हुआ बुद्धू भगत के नेतृत्व में। संथाल हुआ 1855 से लेकर 56 के बीच में, सिंधु कान्हू इनको नेता थे। भील विद्रोह हुआ गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में हुआ। और मुंडा या इसको उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में हुआ था। और एक ताना भगत जो जतरा भगत ने किया था 1914 में। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एक और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, रंपा विद्रोह सीताराम राजू ने किया था आंध्र प्रदेश में, ये 1922 से लेके 1924 के बीच में आपका हुआ है। नेक्स्ट कुछ नागरिक विद्रोह या सिविल रिवोल्ट हम लोग देख लेते हैं। नागरिक विद्रोह में पहला सन्यासी विद्रोह 1780 में होता है। पाइका विद्रोह ये जो गुजरात में उड़ीसा में होता है 1804 में। बख्शी जगबंधु इनके नेता थे। वेलुथम्पी विद्रोह ट्रावनकोर में होता है। कित्तूर विद्रोह कर्नाटक में होता है, इसके कौन थे नेता? चिन्नम्मा और रयम्पा। पागलपंथी विद्रोह करमसा और टीपू इनके नेता थे। कुका विद्रोह के नेता थे भगत जवाहर मल, ये पंजाब में होता है 1840 में होता है। एक है पोलीगर विद्रोह, ये जो होता है नागरिक वाला होता है, एक करनूल में होता है 1846 में होता है। नरसिम्हा रेड्डी इसके क्या थे? नेता थे। नेक्स्ट चलती फिर नेता ही पूछता है या तो समय काल पूछेगा। अगला देखिए 1857 की क्रांति हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1857 क्रांति में सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो बिगनिंग जो हुआ था, हालांकि बिगनिंग तो ऑफिशियली अगर हम कह सकते 10 मई 1857 को हुआ था, लेकिन इसके पहले ही 29 मार्च 1857 को डेट याद रखिएगा। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, बैरकपुर बंगाल में भारतीय सिपाही थे। इन्होंने 2 अंग्रेज़ों को मार दिया और इनको 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा हो गई थी मंगल पांडे को। फिर रियली जो स्टार्ट हुआ ये विद्रोह 10 मई 1857 को कहाँ मेरठ में हुआ। यहाँ 20 नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक ने जो है ना विद्रोह की शुरुआत किया और 11 मई को सुबह लोग लाल किला पहुँच गए। और लाल किला में नेता को इसमें मुगल के कौन थे? बादशाह, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह को कहा कि आप इनका मेरा क्या बनिए? नेता बनिए। तो बहादुर शाह ने बाद में नाना किया, लेकिन अंतिम में जो अपने नेता जो है ना नेतृत्व घोषित कर दिया था। और इनके सेनापति का नाम था आपका जो है ना बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। तो दिल्ली में जो है ना इन लोगों हमारे विद्रोहियों का कब्जा जो है 12 मई को हो गया। और यहाँ सेनापति कौन था? बख्त खां एग्जाम में पूछ चुका है। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे। नाना साहेब का जो रियल नाम था धुंधु पंथ था। इनके सेनापति का नाम था तात्या टोपे। इनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। और कानपुर में जो सैन्य अधिकारी का नाम था कैंपवेल। क्या नाम था? कैंपवेल, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, महिला थी, ठीक ना। झांसी में लक्ष्मीबाई थी। यहाँ फिरोज नाम का अंग्रेज अधिकारी इनके साथ लड़ा था। बरेली में कौन था? खान बहादुर खां हमारे देश के थे, ठीक ना। और जगदीशपुर में कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ये जो आप जो 1857 के विद्रोह के बारे में चीज़ें इतना आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है कि हमारे देश में जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया होता है 19 एंड 20 सेंचुरी में, एक 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी हर एक साल पूछता है। तो सबसे पहला जो हमारे देश में रिफॉर्मर्स का नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनका जन्म हुआ 1772 में, इनका डेथ हुआ 1833 में। इन्होंने जो है ना आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था, कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक ना। और सती प्रथा का विरोध जिस इन्होंने पत्रिका में किया था नाम था संवाद कौमुदी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने वेदांत स्कूल खोला था 1835 में, ठीक ना। उसके बाद अगला जो आए इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर आए। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था, ठीक ना। पत्रिका का भी नाम इनका तत्वबोधिनी ही था। बाद में इस तत्वबोधिनी सभा को इन्होंने ब्रह्म समाज में क्या कर दिया था? मिला दिया था। उसके बाद जो है ब्रह्म समाज के में कौन आए? केशव चंद्र सेन आए। केशव चंद्र सेन जो है ना इन्होंने एक बम बोधनी पत्रिका महिलाओं के निकाला था।
इन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और बाद में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का भी स्थापना किया था। और ब्रह्म समाज जब टूटा तो एक भारतीय ब्रह्म समाज बना जो केशव चंद्र सेन ने बनाया था और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है आत्माराम पांडुरंग, एक हमारे समाज सेवी, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया, ठीक ना, आत्माराम पांडुरंग, ठीक ना। उसके बाद इनमें एक और थे सहयोगी एमजी राणा डे, ठीक ना, ये बम्बई में प्रार्थना समाज एक्टिव था। और एमजी राणा डे जो हैं ये जो है ना गोखले के क्या थे, गुरु थे एमजी राणा डी। और एमजी राणा डी ने जो है ना राष्ट्रीय जागरण सुधार समिति का गठन किया था, ये भी एग्जाम में बार पूछ चुका है। अगले रिफॉर्मर्स का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। इन्होंने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक ना। अगले जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लावाट्स्की, मैडम HP ब्लावाट्स्की, और एक रशियन महिला थी। और एक HS ओलकॉट थे, इन्होंने जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि पहले न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था, बाद में इसको शिफ्ट कहाँ किया गया, मद्रास के एडीआर में, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले रिफॉर्मर स्वामी विवेकानंद, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ये संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन के। और इन्होंने भाषण दिया था विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। और हेनरी डेजरियो, इन्होंने ये यंग वंग मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। अब इसके बाद हम लोग सीधे इन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जो भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। इतना जो भी इम्पोर्टेंट हम देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ये A.O. ह्यूम ने नाम रखा था 1884 में। अगले साल इसका नाम बदल गया, नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना। ये 1835 में इसका स्थापना हुई। इसका फर्स्ट जो बैठक या अधिवेशन जो सेशन हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ। पहले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन थे, W.P. बनर्जी थे, या व्योम चंद्र बनर्जी इनको पूरा नाम है। 72 डेलीगेट या प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में। एक पूरा अधिवेशन का हम जब वीडियो बना देंगे अलग, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, ठीक। आगे देखिए घटनाक्रम क्या होता है कि शुरुआती जो 1885 से लेके 1905 तक जो है ना कांग्रेस पर कहीं ना कहीं जो है ना उदारवादियों का प्रभुत्व था। मतलब इनको कहा गया मॉडरेट लीडरशिप या मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट फेज चला 1885 से लेके 1905 तक। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट का फेज आ गया, ये चला 1905 से लगभग 1915 या 17 बोल सकते हैं, ठीक ना। देखिए उदारवादी जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरी तरह विश्वास था। ये ब्रिटिश से कोई भी मांग प्रार्थना पत्र के द्वारा करते थे, संवैधानिक तरीका का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखिएगा। इनमें प्रमुख थे मॉडरेट में कौन, उदारवादी में थे दादा भाई नेहरू, ह्यूम थे, तैयब जी थे, राणा डी जी थे, W.P. बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, फरीदनाथ बनर्जी थे, शंकर नायर थे, मदन मोहन मालवीय थे, गोखले थे, आनंद मोहन बोस थे और आपका दिनसा वाचा थे। ये लोग जो है ना उदारवादी ग्रुप के कहलाए। उसके बाद जो है आगे जब क्या हुआ, जब बंगाल का जब पार्टीशन जब घोषणा हुआ था वो देख लेते, तब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये बंगाल का जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल है। बंगाल पार्टीशन होगा, ये घोषणा हुआ 20 जुलाई 1905 में, ठीक ना। उसके बाद बंगाल विभाजन को लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ये कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को हमारे देश के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। उसके बाद इस मूवमेंट में जो है ना आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम कहा गया। मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला। फिर जो इस मूवमेंट में मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई सक्रिय थे। यूपीएससी को फन पूछ चुका है कि स्वदेशी आंदोलन में मद्रास में कौन सक्रिय नेता थे, चिदम्बरम पिल्लई।
और 1906 में जो है ना कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। यहाँ दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ कांग्रेस ने स्वराज की मांग पहली बार किया था। और आगे जाके जो है ना कुछ उदारवादी और उग्रवादी में मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट में मतभेद हुआ और कांग्रेस दो पार्ट में सूरत में बट गया। और यहाँ 1907 में जो सूरत में जो विभाजन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। अब देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट या जो उग्रवादी, इसको हम लोग उग्रवादी या जो है ना गर्मपंथी, इसको सबसे बेस्ट नाम है। जो गर्मपंथी किस्म के जो नेता थे इसमें इनका मानना था, इनको विश्वास पूरी तरह ब्रिटिश शासन प्रणाली में नहीं था। इनका मानना था कि नहीं, ब्रिटिश मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मतलब शोषणकारी ब्रिटिश की नीति है और इसके साथ प्रार्थना से हम हमारी मांगों की मानने वाला नहीं है। इसमें प्रमुख नेता का नाम है एक बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया जाता है। इन्होंने एक केसरी निकाला मराठी भाषा में और मराठा पत्रिका निकाला इंग्लिश भाषा में, ये एग्जाम में पूछ चुका है। गणेश और शिवाजी का उत्सव शुरू किया इन्होंने ताकि हमारे परंपरा के पहचान मिल सके। इन पर राजद्रोह का कानून लगाया, 6 वर्ष की जेल की सज़ा हो गई। इनको मांडे या बर्मा के जेल में भेज दिया गया, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इन्होंने गीता रहस्य भी लिखा है और होम रूल मूवमेंट 1916 में इन्होंने शुरू किया था। अगले इसमें जो है गर्मपंथी में जो है ना लाला लाजपत राय हैं। ये एटक के 1920 में अध्यक्ष बने थे, ठीक ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था, ठीक। और साइमन आयोग जब लाहौर पहुंचा था इन पर लाठी चलाया था सैंडर्स ने जो है ना, और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अगले थे गर्मपंथी में बिपिन चंद्र पॉल। ये इन्होंने न्यू इंडिया नाम का एक वीकली पत्रिका लिखा है। अगले थे श्री अरबिंदो घोष। ये बहुत बड़े फिलोसफर दार्शनिक हमारे देश के बाद में हुए। इनका जो है ना अपना आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में है। कहाँ है? बाद में योग की दुनिया में चले गए थे। अब अगला घटनाक्रम यहाँ देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। नवाब समाउल्लाह इसके संस्थापक थे और भी 2-3 लोग थे। ढाका में इसका स्थापना हुआ और ये जो है ना कहा कि सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। ये जो है ना बंगाल का पार्टीशन बिल्कुल ही सही है, ये मुस्लिम लीग के मेंबर ने कहा। आगे घटनाक्रम होगा, मार्ले मिंटो एक्ट रिफॉर्म आएगा। मिंटो इस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक ना, और इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया था। क्या आया था? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया था, मतलब कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट डालेंगे, इसमें कुछ ऐसा प्रावधान था। तो 1909 का एक्ट याद रखिएगा। इसमें जो है आपका सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसी एक्ट की देन है। अब बंगाल विभाजन या सूरत विभाजन के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। कहाँ जाते हैं? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का फेज हमारे देश में लगभग 20-30 साल तक चलता है। तो हम सबसे पहले इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इकट्ठा करके आप लोग के सामने लाए हैं, काफ़ी पसंद आएगा। देखिए, जितना भी क्रांतिकारी संगठन हमें इसको एक जगह लिख लिए हैं। इंडिया का जो रिवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, उसके बारे में देखिए। मित्र मेला, ये एक क्रांतिकारी संगठन था इंडिया में। कहाँ सक्रिय था? पुणे में 1901 में। सावरकर ब्रदर्स इसको शुरू किया था। अगला समिति है अनुसरण समिति, 1909 में मिदनापुर में। इसको पीएन मित्र ने शुरू किया था, प्रमथ नाथ मित्र ने। अभिनव भारत 1904 में पूना में शुरू हुआ था, वीडी सावरकर ने इनको बनाया था। ये सब क्रांतिकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा। एक स्वदेशी बांधव समिति 1905 में, अश्विनी कुमार दत्त। आज AAO के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है, स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त 1905 में। अगला क्रांतिकारी जो सबसे बड़ा संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, कानपुर में बना 1904 में। सचिंद्र नाथ सन्याल इसके नेतृत्व करता थे। अगला इसी पार्टी का नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। मैन करता धरता चंद्रशेखर आज़ाद थे, और भी लोग थे इसमें, लेकिन मैन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। अब देखिए, क्रांतिकारी संगठन जो है हमारे जो देश के बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी, या इसको इंडिया हाउस भी बोलते हैं, भारत हाउस भी बोलते हैं। लंदन में 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये यूपीएससी भी एग्जाम में पूछ चुका है। अभिनव भारत लंदन में स्थापित हुआ 1906 में, वीडी सावरकर ने किया था।
फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये कैलिफोर्निया में बना था 1907 में, तारक नाथ दास ने बनाया था। गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ 1913 में, लाला हरदयाल ने किया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काबुल में बना था 1915 में। कौन थे नेतृत्वकर्ता? राजा महेंद्र प्रताप, क्वेश्चन पूछ चुका है। राजा महेंद्र प्रताप 1905 में काबुल में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और सरकार की स्थापना किया था। ये तो हो गया विदेश के बाहर। अगला है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा कौन विदेश के बाहर था या कौन देश के अंदर था। आप यहाँ पे जब तक याद नहीं होता आप वहाँ पे नहीं लगा पाइएगा। अगला, हमारे देश में जो भी क्रांतिकारी कुछ घटनाएं होता है, इवेंट, ये जो केस होता है, उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका है रैंड और एस्ट की हत्या हुआ 1997 में पूना में हुआ। किसने किया? दामोदर और बालकृष्ण ने इनका हत्या कर दिया था। अंग्रेज अधिकारी था, प्लेग अधिकारी था। अगला घटनाक्रम बीपीएससी आज क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया बम फेंककर। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, बट लेकिन गलती से बम इनकी वाइफ और इनकी बेटी पर लग गया था। तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने खुद सुसाइड कर लिया था। ये ध्यान रख सकते हैं। और ये घटना कब हुआ था? 1908 में हुआ था। क्वेश्चन यही पूछा था आज कि जो है ना खुदीराम बोस के साथ कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आज, ठीक ना। अगला जो है ना इसमें घटनाक्रम होता है मर्डर ऑफ जैक्सन। किसकी हत्या होती है? मर्डर ऑफ जैक्सन। एक कहाँ होता है? नासिक में होता है 1909 में। अनंत करकरे नाम के एक क्रांतिकारी ने किया था। अगला मर्डर ऑफ कर्जन वायली, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका कहाँ हुआ? लंदन में 1909 में। कौन मारा? मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू मर्डर लॉर्ड हॉर्डिंग का 1912 में। दिल्ली दरबार जब लगने वाला था 1912 में, जब राजधानी परिवर्तित होने की बात थी, तो इनके हत्या का प्रयास किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग के हत्या का प्रयास किया गया। किसने मेन थे इनके? करता था रास बिहारी बोस और बसंत कुमार। ध्यान रखिएगा, इस जो बम कांड में 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, 4 को फांसी हुआ और इसमें दीनानाथ जो है ना सरकारी गवाह बने थे। दीनानाथ, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला सबसे बड़ा घटना होता है काकोरी ट्रेन कांड। ये टाटोरी काकोरी जो कांड है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को होता है। इसमें 10 व्यक्ति शामिल थे। किस ट्रेन को लूटा गया? 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। इसका विचार, पहली बार जो कांड करने का विचार किसके मन में आया? राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में आया था। 4 को फांसी हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्लाह खां को फांसी दिया गया था। कुछ और देखिए क्रांतिकारियों का जो है ना कुछ एक्टिविटी है, इवेंट है। मर्डर ऑफ सेंडर्स हत्याकांड लाहौर में हुआ 1928 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला था ये। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे इसमें 3 मेनली। असेंबली बम कांड हुआ था, असेंबली में बम फेंका था दिल्ली में 1929 में। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन पूछ चुका है, असेंबली में बम कांड फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। ध्यान रखिएगा। चिटगांव शस्त्रागार जो होता है घटना 1930 में, ये कौन किए थे? सूरसेन, जिनको मास्टरदा भी कहा है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। अगला मर्डर ऑफ माइकल ओ डायर हुआ कहाँ? 1940 में लंदन में हुआ। किसने किया? उधम सिंह, जब भी मूवी आया था। एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है यहाँ पे है वीका रुस्तम कामा। ये जर्मनी के स्टुगार्ड में जो है ना तिरंगा झंडा फहराया था। बीपीएससी ये पूछ चुका है। 22 अगस्त 1907 को तिरंगा झंडा फहराया गया था जर्मनी के स्टुगार्ड शहर में। अगला गदर पार्टी आपको पढ़ाई दिए। 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना हुआ था। लाला हरदयाल पहले अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना। एक घटना है कामागाता मारू जापानी जहाज, ये 1904 में हुआ था। इसका संबंध इसके चालक बाबा गुरुदत्त सिंह से। क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं गांधी युग या गांधीयन एरा। ये 1917 से लेके 1947 तक घटनाक्रम आपका क्या होगा? चलेगा। इसमें देखिए सबसे पहला जो है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में होता है। इनकी डेथ कब होती है? 1948 में होता है। अब आइए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, ध्यान रखिएगा। और आए कब थे? 1915 को, 9 जनवरी को।
तो यहाँ से डिपार्चर कब हुए गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए? 1893 में। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी जो है ना शिकागो में अपना भाषण दिया था। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी करते हैं साउथ अफ्रीका में ही। 1904 में जो है आपका 1904 में जो है ना गांधी जी जो है ना एक मैगजीन निकाला था साउथ अफ्रीका में, उनका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक ना। और इन्होंने डरबन में ही फोनिक्स आश्रम या फॉर्म की स्थापना किया था, ये ध्यान रख सकते हैं। 1906 में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चलाए, किसके अगेंस्ट में? एशियाटिक ऑर्डिनेंस ट्रांसवाल एक शहर है वहाँ पे आया था। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी के द्वारा पहला जो सविनय अवज्ञा मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, इंडिया में अलग है, वो अभी बात हम चर्चा करेंगे। 1907 में जो है ना एक ब्लैक एक्ट आया था, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह कहाँ? इसी ट्रांसवाल शहर में साउथ अफ्रीका में किए थे। 1908 में जोहानसबर्ग में जेल गए थे, फर्स्ट टाइम ये जेल कहाँ गए थे? जोहानसबर्ग जेल गए थे, और यहीं पे जोहानसबर्ग में इन्होंने जो है ना टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि इसको मिला था गांधी जी को, केसरे हिंद की उपाधि किनको? गांधी जी को मिला था। फिर गांधी जी अब 1915 को कहाँ इंडिया आ जाएंगे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आ जाएंगे। और पहले ये सत्याग्रह एक आश्रम 1915 में अहमदाबाद में खोले, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ? 1917 में साबरमती नदी के किनारे, तो इनको नाम ही रह गया साबरमती आश्रम। 1916 में लखनऊ कांग्रेस के सेशन में भाग लिए थे, और यहीं पे चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल यहाँ आके इनसे क्या किए थे? मिले थे, और तिनकठिया सिस्टम के बारे में अपनी दुख की कहानी सुनाए थे राजकुमार शुक्ल ने, किनको? गांधी जी को। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी वहाँ गए थे अप्रैल 1917 में, और ये प्रथम सविनय अवज्ञा था, मतलब फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। देखिए सविनय अवज्ञा मतलब क्या? हम आपके कानून को नहीं मानते हैं। गांधी जी जब चंपारण गए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी आप चंपारण छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये देश मेरा है, हम इस देश में कहीं भी घूम सकते हैं। मतलब पहली बार इंडिया में कोई एक बड़े नेता अंग्रेज़ों के किसी भी कानून को मानने से इनकार कर रहे थे, मतलब पहला इनका हो गया सविनय या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की समस्या थी, वहाँ पे इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल पे भाग लिया था, हंगर स्ट्राइक गांधी जी का पहला था, कहाँ? अहमदाबाद में। और खैरा में किसान समस्या था, ये गांधी जी का फर्स्ट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। देखिए गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम आपके किसी काम में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक ना। इनको कहा गया प्रथम असहयोग कहाँ हुआ? खैरा में किसान समस्या को लेकर हुआ। फिर 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी का पहला देशव्यापी सत्याग्रह था। ये 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, ये ऑल इंडिया लेवल पर शुरू हुआ था। और इसके बाद जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, और इस कांड के बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दिया था? लौटा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल को जालियांवाला हत्याकांड होता है 1919 को। ये क्यों? इसमें ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर सैफुद्दीन और एक किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी रिहाई के लिए यहाँ के लोग, अमृतसर के लोग जो है जालियांवाला हत्याकांड में इकट्ठा हुए थे, और उसमें बैसाखी पर्व भी था। लेकिन जनरल डायर आया और बिना किसी आदेश का वहाँ पे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, बिना किसी वार्निंग के ही, ठीक। तो इसको कहा गया जालियांवाला हत्याकांड। उसका ध्यान रखिएगा, जालियांवाला हत्याकांड के खिलाफ ही जो गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, किसको? अंग्रेज को। नेक्स्ट चलते हैं, खिलाफत जो आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो तुर्की की हार हो गई थी, टर्की की हार हो गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो तुर्की जब हार गया तो तुर्की में खलीफा का पद होता था। खलीफा का पद मतलब कि पूरे मुस्लिम समाज के लिए, पूरे विश्व में जितना भी मुस्लिम समाज थे सबके लिए एक जो है ना बहुत ही विश्वास का पद था। तो खलीफा का पद जब ख़त्म हुआ तो खलीफा के पद के ख़त्म करने के विरोध में हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने जो है ना मूवमेंट किया, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट।
तो खिलाफत पद समाप्त कर दिया गया इंग्लैंड के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक ना। और इसमें जो सक्रिय नेता का नाम था अली ब्रदर्स, नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इन सब से जो है भारतीय राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म था। हालांकि लुसेंट में उतना डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें आपको लिंक करने का। रॉलेट सत्याग्रह, जालियांवाला हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट से देश की जनता काफ़ी गुस्से में थी और गांधी जी को यही सही समय लगा कि देश में नया मूवमेंट खड़ा किया जाए। अब शुरू होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन 1920 से लेकर कब तक चलेगा, 22 तक आपका ये चलेगा। इसी समय कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में, यहाँ प्रस्ताव पास होता है, स्वराज का लक्ष्य रखा गया, ठीक ना। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ था। और लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटनाकांड हो गया, जिससे जो है ना 12 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट जो है ना वापस ले लिया गया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ यहाँ और जोड़ लीजिए, हालांकि लुसेंट पर नहीं दिया था, ये जो कलकत्ता में जो अधिवेशन सितंबर 1920 में होता है ये विशेष अधिवेशन होता है। फिर दिसंबर में जो है ना आपका होता है नागपुर में, तब जाके फाइनली जो है ना आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, शुरू होता है। आगे चलिए, अब आपको पता है कि जब अचानक से ये मूवमेंट जब गांधी जी ने वापस लिया नॉन कोऑपरेशन, तो कांग्रेस पार्टी में ही दो गुट हो गया। उसमें एक था आपका जो है ना दो नेता मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने मिलकर जो है ना 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनी, ठीक ना। इलेक्शन में भाग लिया और इसको 45 सीट इस पार्टी को मिला था 145 सीट में, ध्यान रखिएगा। और देखिए स्वराज पार्टी का क्वेश्चन सिंपल ये पूछा था स्थापना या कब बना 1923 में, जिनके दो नेता नाम था मोतीलाल नेहरू और CR दास। और CR दास की मृत्यु 1925 में होने के बाद ये पार्टी ज़्यादा अस्तित्व में नहीं रह पाई। आगे घटनाक्रम देखिए क्या होता है। अब इंडिया में आएगा साइमन कमीशन, क्या आएगा, साइमन कमीशन 1927 में। आपको पता है 1909 में मार्ले मिंटे एक्ट आया था, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया था। अब 10 साल होने से पहले ही अंग्रेजों ने एक चाल चला, कौन सा कमीशन आया, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ। तो गठन हुआ नवंबर 1927 को, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इंडिया 1928 में आया, कौन, साइमन कमीशन इंडिया कब आया, 1928 में भारत आया। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें साइमन कमीशन का जो गठन हुआ नवंबर 1927 में हुआ इंडिया, लेकिन ये 1928 में आया। और इसमें सारे मेंबर गोरे अंग्रेज थे, इसलिए हमारे देश के नागरिकों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और इसी में लाहौर जब ये साइमन कमीशन पहुंचा था तो वहीं पे लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मौत हो जाती है और लाठी चढ़ाने का आदेश सैंडर्स ने दिया था लाहौर में। बाद में इसकी हत्या भगत सिंह और बाकी लोगों ने मिलके किया था। आगे देखिए घटनाक्रम, जब साइमन कमीशन जब असफल हो गया तब अब आएगा कौन सा रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो है ना जानने लायक जो चीज़ है, पहली बात नेहरू रिपोर्ट जो तैयार करने में जो अध्यक्ष का नाम है मोतीलाल नेहरू, पहला फैक्ट तो ये हो गया। इसमें और भी लोग थे, इसमें एक थे और तेज बहादुर सप्रू नेता थे, ठीक। और नेहरू रिपोर्ट में हम लोगों ने, मतलब इंडिया के लोगों ने या यहाँ के नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने डोमिनियन स्टेट की मांग किया था, ठीक ना। लेकिन ये भी उतना सक्सेस नहीं हो पाया था। डोमिनियन स्टेट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप हमको अपना कुछ अधिकार दीजिए, लेकिन आप ऊपर से शासन कीजिए। मतलब आप, नाम रहेगा आप ही का, नाम रहेगा अंग्रेजों का ही, लेकिन हमको भी कुछ शासन करने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग आता है, फैक्ट याद रखिएगा। आगे घटनाक्रम क्या होता है, जब ये साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट सब ये सब पूरा वो सफल हो रहा है, तो अब होगा लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन कब, दिसंबर 1929 में। अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ कांग्रेस क्या मांग रखेगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा रखी जाएगी। और जो है ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी को याद को जिंदा रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या किए थे, लागू किए थे। आगे देखिए घटनाक्रम क्या होगा, जब ये लाहौर सेशन जब कांग्रेस का हो जाएगा
पूर्ण स्वराज की मांग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका गांधी जी का 11 मांग होता है। उसके बाद जब उनके मांगों को नहीं माना जाता है तो अब होगा डांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ये शुरू कब होता है? 12 मार्च को शुरू होता है। गांधी जी साबरमती आश्रम में चलते हैं। 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं। 24 दिन की यात्रा लगा इनको साबरमती से डांडी तक। कितने लोग इनके साथ थे? 78 लोग थे। एक एग्जाम में पूछ चुका है कितना दिन लगा? 24 दिन लगा था। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर। आगे घटनाक्रम ये मूवमेंट शुरू हो गया आपका कौन सा? इसी के साथ आपका सविनय अवज्ञा, जैसे ही नमक कानून भंग हुआ सविनय अवज्ञा पूरे देश में शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पे इसी समय अगला घटनाक्रम क्या होता है कि फर्स्ट गोल में होता है मीटिंग, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग। कहाँ होता है? ये लंदन में होता है। ये 12 नवंबर 1930 से लेके 2 जनवरी 1931 तक चलता है और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है घटनाक्रम इसमें कि आगे चूँकि इधर कांग्रेस अपना सत्याग्रह सविनय अवज्ञा कर रही थी और सरकार ये सोच रही थी किसी तरह कांग्रेस के लोग जो है ना राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए जाए। इसी में एक हुआ गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ और ये किसके सहयोग से हुआ? सप्रू और जयकर एक नेता थे, 2 नेता थे, उनके सहयोग से हुआ। ये एग्जाम में पूछ चुका है। और जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो सविनय अवज्ञा के लिए तत्काल गांधी जी या कांग्रेस ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने कहाँ गए? लंदन गए। इसमें वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये मीटिंग हुआ सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 में। क्वेश्चन पूछ चुके, देखिए पहला जो राउंड टेबल मीटिंग आप देखिए 1930 में होता है, ठीक ना। ख़त्म भले ही कब होता है? 31 में, लेकिन हुआ कब? 30 में हुआ। दूसरा राउंड टेबल मीटिंग कब हुआ? 1931 में हुआ। तो पहला 30 याद रखिएगा, दूसरा 31 याद रखिएगा। और इस समय यहाँ के पीएम का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और सेकेंड जो जिस पर्पज़ से गांधी जी वहाँ गए थे राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए, उनका मकसद वहाँ पूरा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जो है ना BR अम्बेडकर थे और भी कई लोग थे, जिसमें बातचीत नहीं बना। आगे क्या हुआ कि अब जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। कब? 16 अगस्त 1932 को। और जब ये इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारे देश के जो SC ST थे उनके लिए भी जो है ना सेपरेट इलेक्टोरल का सिस्टम लागू कर दिया गया था और गांधी जी इस सिस्टम के खिलाफ थे। तब गांधी जी कर गए भूख हड़ताल। तब हुआ एक पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कब हुआ? सितंबर 24 1932 को। एग्जाम में BPSC शायद ये पूछ चुका है। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। आप डेट ये याद रखिएगा। उसके बाद जाके आपका होता है राउंड टेबल तीसरा मीटिंग। देखिए यहाँ पे क्रम लगाने को क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिए पहले आपका डांडी मार्च, ठीक ना, फिर यहाँ पे जो है ना, हाँ पहले आपका सत्याग्रह है, फिर देखिए आपका राउंड टेबल मीटिंग हो रहा है, फिर फर्स्ट हो रहा है, फिर देखिए गांधी पैक्ट हो रहा है, फिर सेकंड राउंड मीटिंग हो रहा है, और फिर आपका कम्युनल अवार्ड निकल रहा है, फिर पुनः पैक्ट हो रहा है, और तब जाकर आपका थर्ड राउंड टेबल मीटिंग हो रहा है। कब? नवंबर 17 जो है ना से लेके दिसंबर 24 32 में। ध्यान रखिएगा ये जो है ना थर्ड राउंड टेबल मीटिंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये 32 में होता है। यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग 1930 में, सेकेंड 1931 में और तीसरा 1932 में, और फाइनली जो है ना आपका जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो है ना 1934 आते आते पूरी तरह गांधी जी वापस ले लेते हैं। आगे देखिए जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह बंद हो गया तो अब गांधी जी जो है ना 5 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे, रिटायर ले लेंगे, ठीक ना। और मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए और अब इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है हरिजनों के उत्थान पर लगा दिया और सेवाग्राम नाम का एक आश्रम वर्धा में खोला। एग्जाम में पूछ चुका है, वर्धा आश्रम का नाम सेवाग्राम आश्रम है, ध्यान रखिएगा।
आगे जाके घटनाक्रम होता है प्रांतीय 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, एक्ट आता है। उसी के तहत 1937 में प्रांत में चुनाव होता है, ठीक ना। उसमें जो है ना आपका 6 जगह कांग्रेस जीतती है, बाकी 2 जगह गठबंधन की सरकार बनती, 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आगे क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1929 को प्रांतीय सरकार का इस्तीफा हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती शामिल कर लिया था। उसके बाद आगे घटनाक्रम देखिए, इसमें क्या है कि जब ये इस्तीफा कांग्रेस ने अपने 8 राज्यों से दे दिया सरकार ने, तो अगला है पाकिस्तान का प्रस्ताव आया जिन्ना या मुस्लिम लीग की तरफ। पाकिस्तान का प्रस्ताव 24 मार्च 1940 को आया। पाकिस्तान शब्द जो है ना बनाने का श्रेय चौधरी रहमत अली को जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब आया अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। वायसराय का नाम क्या है? लिन लिथगो है। भारत में कहा कि हम डोमिनियन स्टेट की दर्जा देंगे। अब देखिए अभी भी यही राग अलाप रहा है अंग्रेज कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, जबकि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग तो लाहौर सेशन 1929 में हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव में एक चीज़ आया था, नया चीज़, कि नया संविधान बनाया जाएगा, वो भी भारतीय लोगों के द्वारा ही। तो पहली बार अगस्त प्रस्ताव में जो है ना अंग्रेज जो है ना संविधान की बात जो है ना कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे गांधी जी का चलेगा क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह है। कब से कब तक चलेगा? अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 तक चलेगा गांधी जी का, ठीक ना। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकेंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फर्स्ट विनोबा भावे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए आएगा क्रिप्स मिशन। क्या आएगा? क्रिप्स मिशन फिर वही बात बोला कि भाई आपको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन युद्ध के बाद, ठीक ना। ये कब आया? मार्च 1942 को आया था। अध्यक्ष कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स थे। तो गांधी जी ने कहा इनके बारे में, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रेमलिन बैंक, एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के मतलब इस निर्णय पे कहा था कि आपको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ठीक ना, क्योंकि इस समय इंग्लैंड युद्ध में हार रही थी। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए शुरू कब होता है? 8 अगस्त 1942 को, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कांग्रेस का मीटिंग होता है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। गांधी जी का नारा था करो या मरो, दिया गया गांधी जी का नारा। और सुबह ही 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सब सारे प्रभावशाली या बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा विशेषता क्या था कि हमारे इंडिया के कई हिस्सों में पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार बनी थी। बलिया में चित्तू पांडे, यूपी में सरकार बनी थी। तामुलक में सतीश सामंत की सरकार बनी थी। सतारा वाई चौहान और नाना पाटिल की सरकार बनी थी। ये सबसे लंबे दिन तक समानांतर सरकार चली थी। सतारा में, महाराष्ट्र में, तलचर उड़ीसा में भी सरकार बनी थी। अब इसी समय क्या हुआ? गांधी जी अचानक 21 दिन का उपवास रखते हैं। इसी मूवमेंट के दौरान जेल के अंदर ही गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, पुणे में है जेल वो। तो गांधी जी का फास्ट शुरू हो गया फरवरी 10 से लेकर मार्च 7 1943 तक। लेकिन गांधी जी जब ये पूरा अफवाह फैल गया कि अब गांधी जी जिंदा नहीं बचेंगे, तब फिर गांधी तुरंत खाना शुरू कर दिए थे। 21 दिन का उपवास ये था, ही ध्यान रखिएगा। आगे घटनाक्रम क्या होगा? देखिए इसमें बहुत डिटेल से हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इसको जल्दी ख़त्म भी करना है। लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में वीडियो देखना हो तो मेरा जाइए स्पेक्ट्रम का वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर आपको मैं काफ़ी डिटेल से सब चीज़ जिक्र किया। क्योंकि यहाँ लुसेंट का खासी फैक्ट है, इसलिए हम कम टाइम में आपका सिर्फ मैक्सिमम रिवाइज करा रहे हैं। अगला इसमें देखिए आएगा CR फार्मूला, ठीक ना। सी राजगोपालचारी 1944 में आता है। आगे एक और घटनाक्रम होता है, बेबेल प्लान आता है और इस शिमला में बैठक होता है ताकि इंडिया के मामले को जो है ना मिलकर सुलझाया जा सके। आगे देखिए अब यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल होता है, नौसेना का ट्रायल कहाँ? नवंबर 1945 में। इसमें 3 जो है इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक का नाम था सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श। इनका जो है मुकदमा चला था लाल किला दिल्ली में।
और इस मुकदमे को लड़ने के लिए जो वकील का नेतृत्व हमारे तरफ से कर रहे थे, देश की तरफ से, उनका नाम था भूलालाल देसाई। क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन पहली बार यहाँ पे जो अदर वकील में एक नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कोट पहन के जो है ना वकील के पोशाक में यहाँ आए थे। फिर इसमें और थे वकील तेजबहादुर सप्रू, आसाफ अली और अली जिन्ना थे, ठीक ना, ये लोग वकील थे। लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन थे वकीलों का? भूला भाई देसाई। आगे एक शाही नौसेना विद्रोह होता है, रॉयल नेवी विद्रोह होता है। ये फरवरी 18 में 1946 को होता है, ठीक ना। ये बम्बई में होता है। आईने से तलवार जहाज के सैनिकों द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये लोग इंडियन सैनिक थे, इनके साथ अंग्रेज़ काफ़ी भेदभाव, खाना पीना नहीं देते थे और भी कई नस्लीय टिप्पणी करते थे। और बीसी दत्त ने जो है ना इसी जहाज़ पर लिख दिया क्विट इंडिया, भारत अंग्रेजों छोड़ो, लिख दिया। तो यहाँ पे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना गए थे और सैनिकों को तब जाके शांत हुए थे। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला घोषणाक्रम हुआ क्या? प्रधानमंत्री एटली वहाँ बन गए थे, तब तक इंग्लैंड में चुनाव हो चुका था। एटली प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडिया को हम क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। एटली का घोषणा हो गया। अब आगे घटनाक्रम इंडिया में कैबिनेट मिशन आएगा। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन का काम ये था कि इंडिया में जो संविधान सभा के निर्माण का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 24 मार्च को अराइवल हुआ इनका कैबिनेट मिशन का। यहाँ कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन का जो प्रकाशन हुआ, जो भी इन्होंने दिया था अपना सिफारिश, ये 16 मई 1946 का इनका जो है ना चीज़ें प्रकाशन में आया था। लेकिन पहुँचे कब थे? 24 मार्च 1946 को। आगे देखिए जिन्ना जी, या जो जिन्ना का जो है, या जो कहें कि मुस्लिम लीग है, तो इसका होगा अब क्या? डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना का क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक ना। और ये मुस्लिम लीग द्वारा कब होता है? 16 अगस्त 1946 को। ये डेट याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखिए इसी समय क्या होता है? अब अंतरिम सरकार गठन होगा सितंबर 2, 1946 में। नेहरू जी शपथ लेंगे और भी कई मंत्री शपथ लेते हैं। और इसी में आगे अपना संविधान सभा का भी चुनाव हो चुका होता है तब तक। अब पहला संविधान सभा की मीटिंग कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। इसी समय 20 फरवरी 1947 को एटली जो वहाँ का पीएम है घोषणा करता है कि 30 जून 1948 को हम इंडिया से अपना चीज़ें वापस ले लेंगे, मतलब इंडिया को आज़ाद कर देंगे, हम वहाँ से वापस हो जाएंगे। और तब आते हैं माउंटबेटन, नया जो है ना यहाँ का वायसराय बन के। यहाँ पे आता है माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को। और फाइनली इंडिया आज़ाद 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया। ये यहाँ से अंग्रेज़ का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी देखिए फ्रांसीसी बचा हुआ था। फ्रांसीसी अंतिम में पांडिचेरी से कब गया? 1954 में गया। और पुर्तगाल सबसे बाद में गया 1961 में। ये गोवा और दमनदीप से गया था। तो पहले आया भी पुर्तगाली और गया भी सबसे बाद में पुर्तगाली ही। अब देखिए कुछ और फैक्ट एंड फिगर है गांधी जी के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी को आगा खां पैलेस रखा गया था पुणे में। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 में हुई थी। इनके निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई। इन्होंने हिंद स्वराज नाम का पुस्तक 1909 में लिखा था। इनका खुद का जीवनी का नाम है सत्य के प्रयोग, ठीक ना, एक्सप्लेन माय ट्रूथ। इन्होंने 1927 में बुक लिखा था। और इनमें जो इस बुक में जो इनकी जो 1922 तक का घटनाक्रम है, ये भी लुसेंट में फैक्ट दिया हुआ है। उन्होंने कुछ पत्रिका का संपादक या एडिटर भी रहे हैं गांधी जी। पहला इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका में चालू किए थे, हरिजन का संपादक थे ये। और ये यंग इंडिया के भी क्या थे? संपादक थे। गांधी जी को कई तरह की उपाधि मिला है। महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर 1917 में दिया था। इनको अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड, विंस्टन चर्चिल ने कहा था 1931 में। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था 1944 में। ब्रिटिश काल में कई सारे कमिटी है, कमिटी क्वेश्चन बीपीएससी या और भी एग्जाम में पूछता है। एक बटलर आयोग था, ये देशी राज्यों और अंग्रेजों सरकारों के बीच में क्या संबंध था उसके लिए 1927 में गठित हुआ था। लिनलिथगो आयोग था 1928 में, कृषि समस्या का समाधान बनाया गया था। सेंडहर्स्ट
कमेटी 1925 में भारतीय सेना का भारतीयकरण के लिए बनाया गया था। सप्रू समिति वैचारिक समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था। इस्लिंगटन जो समिति था नागरिक सेवा में भारतीयों की भागीदारी 1912 में बनाया गया था। और फ्रेजर आयोग जो था ना पुलिस की कार्य पद्धति पर बनाया गया था 1902 में। और एशिंचन आयोग था भारतीय सेवा में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के दिशा में कदम था। यहाँ पे एक चीज़ आप सुधार लीजिएगा, उस समय हालांकि मैं इसको बोला भी था, जो दादा भाई नौरोजी का जो बुक है पॉवर्टी एंड अनएबिलिटी फ्रॉम इंडिया, ये 1901 में लिखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। 1867 में इन्होंने पहली बार जो है ना एक उन्होंने लेख लिखा था कि किस तरह से जो है ना हमारे देश का जो ना धन जो पैसा है या जो रिसोर्स है अंग्रेज अपने तरफ अपने यहाँ ले जा रहा है। इनका जो बुक छपा था 1901 में, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा का पूरा जो जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर था आपका लुसेंट में, वो मैं कवर कर दिया हूँ। अभी हालांकि इसमें जो है अभी जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला आपका एक है कांग्रेस का जितना सेशन हुआ है वो पढ़ना है। उसके बाद जितना भी वायसराय गवर्नर जनरल है वो पढ़ना है। और भी जितने भी पत्र पत्रिकाएँ हैं, कुछ जो पॉलिटिकल जो संगठन है इस समय मॉडर्न इंडिया में, वो पढ़ना है। तो एक वीडियो और बना देंगे जिसमें कि जितने भी लुसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री का टेबल में जितने भी चीज़ दिया गया है उसको हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। आपका इस प्रकार इस तरह से जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो एक वीडियो और है, आधे घंटे का बना देंगे। देखिए मैं वीडियो को जानबूझ के लंबा नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वीडियो अभी 1 घंटा से अधिक हो चुका है और मैं उतना डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन ही तो करना है। बाकी आप अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से चीज़ों को बताया है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। 67 पीटी आगे हम देखते हैं। इसमें मैं 5-6 वीडियो नेशनल इंटरनेशनल करंट का लाएंगे, फिर बिहार का करंट का वीडियो बना देंगे 5-6। हालांकि पहले भी जब 8 मई के पहले जो है मेरा करंट का वीडियो 15 वीडियो आया, आप उसको भी देख के रिवाइज कर सकते हैं। नया जो वीडियो आएगा उसको भी आप देख के रिवाइज कीजिएगा। बाकी जिनको जो 68 या 69 के लिए हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये फल का प्रोग्राम है, नीचे लिंक दिया गया है, नंबर का मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उसमें हमको मैसेज करेंगे। और इसका PDF के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसके बाद जिनको CDPO या ऑडिटर का मेंस कॉन्फेटिंग करना है वो भी हमको मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।